हिंदी की लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी कहानी आज सुनिए, कच्चे मन पर पक्के निशान। इस कहानी को कथा बिंब पत्रिका द्वारा कमलेश्वर कथा सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सर्दियों के छोटे छोटे दिन। शाम 5:30-6 बजे तक तो अंधेरा घिर जाता। ठंड के मारे लोग घरों में दुबक जाते। सड़कें भी सुनसान। बच्चे स्कूल से आकर कुछ खाते पीते तरोताज़ा होते कि घना अंधेरा पैर पसार लेता। खेलना तो हो ही नहीं पाता। वो महीने का आखिरी दिन था। हमेशा की तरह स्कूल आधे दिन ही लगा। बच्चे जल्दी घर आ गए थे। बहुत दिनों बाद शाम को खेलने का कार्यक्रम बना। तय हुआ कि काका के पास जाएंगे, फिर वहीं खेल कूद कर वापस आ जाएंगे। सरला, राज, इंदु, किरण और दिनेश सब चल दिए काका की नर्सरी की तरफ। अच्छा हुआ आ गए, आज मेथी के पराठे खिलाऊंगा, काका ने स्नेह से भिगो दिया। मेथी के पराठे के साथ टमाटर की सब्जी, सरला चिहुकी। हाँ काका, पर अभी तो हम खेलेंगे, राज ने टोका। ओह, अभी तो मैं भी तैयारी करूंगा, तुम खेलो तब तक। काका नर्सरी के पीछे की तरफ मेथी टमाटर तोड़ने चले गए। बच्चे छुपा छाई खेलने लगे। पहली बार सरला पर दाम आया। नर्सरी काफ़ी बड़े मैदान में फैली थी। बच्चे दूर दूर जाकर छुप गए। उन्हें ढूंढने में सरला को देर लगी। अगली बार राज पर दाम आया। जब उसने ढूंढा तो सब तो मिल गए, पर सरला नहीं मिली। जाने कहाँ दूर जाकर छुपी है सरला। सरला, राज ने आगे बढ़ते हुए आवाज़ दी। दूसरे बच्चों ने भी आवाज़ दी। हमेशा ऐसे ही करती है, सरला, सरला। आवाज़ देते हुए बच्चे नर्सरी में घूमकर पेड़ों झाड़ियों के पीछे सरला को ढूंढने लगे। खेल खत्म हो गया, सरला निकल आओ। किरण ने हथेलियों का भोंपू सा बनाकर आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। दूर एक जगह झाड़ियाँ हिलती सी दिखीं तो बच्चे उसी दिशा में दौड़े, मगर वहाँ कोई नहीं था। चारों हैरान परेशान उसे ढूंढ रहे थे। देर होने से घर वालों की डांट का डर भी सता रहा था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। कहाँ गई होगी सरला? काका के पास चलें, कहीं उनके पास हो तो? किरण बोली। हाँ हाँ, काका के पास चलते हैं, वहीं होगी वो, इंदु ने कहा। नहीं होगी तो भी काका हमारे साथ ढूंढेंगे। राज ज़्यादा चिंतित था। तभी सरला के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ नर्सरी के पीछे की तरफ से आ रही थी। बच्चे आवाज़ की दिशा में दौड़े। कौन है? फिर काका की कड़क आवाज़ गूंजी। तभी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ आई, जो कुछ पलों में ही बंद हो गई। फिर काका की आवाज़ आई, अरे बाबा रे, मार डाला रे, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। काका के कराहने की आवाज़ के साथ मोटरसाइकिल स्टार्ट होकर धीरे धीरे उसकी आवाज़ दूर जाती बच्चों ने सुनी। वे आवाज़ की दिशा की तरफ दौड़ पड़े। नर्सरी के पीछे बाउंड्री के कांटेदार तारों के पास काका जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उनके माथे से खून निकल रहा था। बच्चे घबरा गए। काका, काका, ओ काका। वो सरला। काका ने सड़क के दूसरी ओर हाथ उठाकर किसी तरह कहा और बेहोश हो गए। बच्चों ने उस ओर देखा। कांटेदार तारों के उस पार सड़क पर सरला। किरण और इंदु दौड़कर सरला की तरफ गए। पीठ के बल पड़ी थी। उसके सिर के पिछले भाग की तरफ ढेर सारा खून बहकर जमीन पर फैला हुआ था। उसका स्कर्ट एक तरफ पड़ा था। काका और सरला का यह हाल देखकर बच्चों की तो घिक्की बंध गई। काटो तो खून नहीं। कोई एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। माधुरी ने जैसे तैसे स्कर्ट उठाकर उसके शरीर को ढका। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता था। एक और किसी फैक्ट्री की ऊंची दीवार, दूसरी ओर काका की नर्सरी के बड़े बड़े पेड़। यहाँ वैसे भी अंधेरा जल्दी महसूस होने लगता था। अब तो अंधेरा पूरी तरह घिर ही चुका था। बच्चे बुरी तरह घबरा रहे थे। इंदु डर के मारे रोने लगी। राज कांप रहा था। किरण और दिनेश का तो दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया था। तभी किसी वाहन की लाइट पड़ी। देखा तो दूर से एक रिक्शा आ रहा था। पास आकर रुका। अरे किरण, राज, तुम? दैवयोग, ये तो गोपाल था। गोपाल भैया, किसी तरह किरण ने कहा और उस ओर इशारा किया। गोपाल किरण के बाबूजी के दफ्तर में चपरासी था। छुट्टी के बाद ऑटो रिक्शा चलाता था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, सारा माजरा समझ गया।
एक फ़ोन उसने पुलिस को किया, दूसरा किरण के घर। बच्चों को उसने भीतर काका के घर में बिठाया, खुद काका और सरला के पास खड़ा हो गया। पुलिस के पहले पहुंचे किरण के बाबूजी, उनके साथ थे इंदू और सरला के पापा। सब ऐसे गंभीर थे कि बच्चों की तो कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। डरे हुए तो पहले से ही थे। किरण के बाबूजी सब बच्चों को छोड़ने घर आए। वे रास्ते भर चुप थे। बच्चों को छोड़कर उल्टे पैरों लौट गए। अम्मा तो रास्ता ही देख रही थीं। जैसे ही बच्चे आए उन्हें दरवाज़ा बंद करने का कहकर सरला के घर चली गई। किरण, क्या हो गया सरला को? काका को किसने मारा? राज ने पूछा। पता नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं। वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। हमें कोई कुछ बताता क्यों नहीं? राज चुप नहीं हो रहा था, जबकि किरण का मन बात करने का नहीं था। मुझे क्या पता, तू सरला के घर जा, वहाँ हैं अम्मा, पूछ ले उनसे, किरण ने चिढ़कर कहा। और राज सचमुच ही उठकर चलने को हुआ। ठहर, मैं भी आती हूँ। किरण भी उठी। बाहर से कुंडी लगाकर दोनों सरला के घर की तरफ चले। उनके घर का दरवाज़ा उड़का हुआ था। राज ने धक्का दिया तो खुल गया। भीतर सरला की मम्मी फूट फूट कर रो रही थीं। अम्मा और इंदू की मम्मी उन्हें समझाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। राज और किरण भीतर चले गए। अम्मा, चलो बेटा, कहते हुए अम्मा उठ खड़ी हुई और अपने साथ दोनों बच्चों को बाहर ले आईं। घर जाओ बेटा, बाहर आकर उन्होंने समझाया। अम्मा, सरला को क्या हुआ? काका को क्या हुआ? राज ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बाबूजी और सब लोग अस्पताल गए हैं ना उनके पास, अम्मा ने फिर समझाया। लेकिन अम्मा, वो राज अटकने लगा तो किरण ने बात पूरी की। अम्मा, क्या हुआ? सच बताओ ना। बेटा, कुछ बदमाशों ने उन्हें मारा है, अब तुम घर जाओ। अम्मा उन्हें लगभग घसीटती हुई घर ले आईं और भीतर करके दरवाजे की कुंडी बाहर से चढ़ाकर उल्टे पैरों सरला के यहाँ लौट गईं। किसने मारा होगा सरला और काका को? कौन बदमाश थे वो? किरण ने राज से बात करके अपने मन की व्यथा को कम करना चाहा। पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राज की घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। इसी तरह के अनसुलझे सवाल दोनों आपस में तब तक करते रहे जब तक नींद ने उन्हें अपने आगोश में नहीं ले लिया। बाबूजी अम्मा कब आए, देर रात तक क्या होता रहा, मासूम बच्चों को कुछ नहीं पता। अगले दिन सुबह उठे तो फिर अम्मा से पूछने लगे। अम्मा ने केवल इतना कहा, काका और सरला को अस्पताल ले गए हैं और तुम दोनों तैयार होकर स्कूल जाओ। और हाँ, स्कूल में किसी से भी इस बारे में कोई बात मत करना, और आपस में भी नहीं, समझे? बाबूजी ने बहुत जोर देकर कहा। राज और किरण उतना भरी समझे जितना बाबूजी ने कहा था, मगर वो सब कुछ समझना जानना चाहते थे जो उन्हें नहीं बताया जा रहा था या उनसे छुपाया जा रहा था। किरण ने गौर किया कि बाबूजी गहरे सोच में डूबे हैं। तभी उन्होंने अम्मा के पास जाकर धीरे से कुछ कहा। अम्मा ने सहमति में गर्दन हिलाई। फिर वे राज और किरण की तरफ रुक करके बोली, ऐसा करो, आज तुम दोनों स्कूल मत जाओ, घर पर ही पढ़ाई करो। और हाँ, अम्मा को परेशान मत करना, मैं ज़रा अस्पताल तक होकर आता हूँ। इतना कहकर बाबूजी निकल गए। अम्मा, मैं इंदू के यहाँ से आती हूँ, कहकर अम्मा का जवाब सुने बिना किरण तीर सी निकली और जा पहुँची इंदू के घर। पीछे पीछे राज भी आया। ओ बाबूजी, आप यहाँ बैठे हैं? आप तो अस्पताल जा रहे थे ना? बाबूजी को देखकर किरण के मुंह से निकला। बेटा, मैं और गणेश भाई साथ ही जाएंगे, अभी निकल ही रहे हैं। किरण भीतर पहुंची। इंदू और दिनेश को उसकी मम्मी यही हिदायत दे रही थी, देखो, इस बारे में किसी से कोई बात मत करना। उन दोनों को भी आज स्कूल नहीं भेजा गया था। चारों हैरान थे और परेशान भी। मम्मा, हम सरला और काका को देखने अस्पताल जा सकते हैं? इंदू ने अपनी मम्मी से कहा तो बाकी तीनों भी उससे सहमति का स्वर मिलाने लगे। तुम चारों पढ़ाई करो, और हाँ किरण, राज, तुम भी अपने घर जाओ और पढ़ो। इंदू की मम्मी का स्वर कठोर है। किरण और राज घर लौट आए। अम्मा नाराज़ हो रही थी। तुम अब कहीं नहीं जाओगे और किसी से कोई बात नहीं करोगे, चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। अम्मा ने गुस्से से कहा तो दोनों किताब खोलकर पढ़ने बैठ गए, मगर मन कल की घटना और बड़ों के अजीब व्यवहार पर दौड़ता रहा। दोनों बुरी तरह चकरा गए जब अम्मा ने कहा, देखो, कभी पुलिस आए और कुछ पूछे तो बताना मत कि कल तुम सरला के साथ खेल रहे थे या काका की नर्सरी पर गए थे, समझे? पर हम तो गए थे, किरण ने कहा तो अम्मा ने उसे बुरी तरह डांट दिया। जैसा कहा है वैसा करो,
ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वे बड़बड़ाने लगीं, हरिश्चंद्र का सत्य तो इन्हें ही चढ़ा है। किरण और राज हैरान थे। वे पूछना चाहते थे कि पुलिस क्यों आएगी और क्या पूछने वाली है, उसे सच क्यों नहीं बताना है, मगर अम्मा की डांट से सहमे हुए दोनों फिर किताब खोलकर बैठ गए। खाना खा लेना, मैं सरला के यहाँ जा रही हूँ। जल्दी जल्दी काम निपटा कर अम्मा सरला के यहाँ चली गई। राज और किरण ने किताब एक तरफ रख दी। भूख तो थी नहीं। अपनी सोच से उपजे उन प्रश्नों को जिनके जवाब दोनों के पास नहीं थे, एक दूसरे से पूछ पूछ कर मन के भारीपन को हल्का करने की कोशिश करने लगे। बात जो भी है बहुत गंभीर है, ये तो वे समझ रहे थे, मगर क्या है ये वो नहीं जान पा रहे थे। काका और सरला की शारीरिक अवस्था तो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, मगर पुलिस की बात, सबसे छुपाने की बात उनकी समझ के बाहर थी। जब प्रश्नों का सिलसिला खत्म हो गया तो दोनों गहरे सोच में डूबकर कुछ बाहर लाने की नाकाम कोशिश करने लगे। आज का अखबार टेबल पर ही पड़ा था। किरण ने यूं ही उठा लिया और अनमने मन से देखने लगी। अंदर के पेज की एक हेडलाइन पर नज़र पड़ते ही चौंक गई। नर्सरी के पास बालिका से बलात्कार के बाद हत्या, वृद्ध घायल। जल्दी से पूरी खबर पढ़ी और पढ़कर हतप्रभ रह गई। लिखा था, कल शाम कालका माता मंदिर के पास स्थित काका की नर्सरी के पास अकेली जा रही 6 वर्षीय बालिका की अज्ञात बदमाशों ने बलात्कार के बाद हत्या कर दी। घटना को देखकर शोर मचाने वाले वृद्ध नारायण प्रसाद मिश्रा उर्फ काका को बदमाशों ने सिर पर भारी पत्थर मारकर घायल कर दिया। काका की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर मामला का खुलासा होगा। खबर के साथ काका की हालत की तस्वीर भी थी। राज, ये देख, पढ़, किरण चीखी। राज ने पढ़ा और जड़ हो गया। 6 वर्षीय बालिका सरला ही तो है, तो सरला की हत्या हो गई। मगर सरला का नाम अखबार में क्यों नहीं है? काका का तो है, और सरला तो हमारे साथ खेल रही थी, ऐसा क्यों नहीं आया अखबार में? किरण की आंखों के आगे कल रात की घटना घूमने लगी। काका की हालत भी गंभीर है। वो सिर पकड़कर बैठ गई। जरा देर बाद उसने राज से पूछा, और ये बलात्कार क्या होता है? किरण नहीं जानती, राज भी नहीं जानता, वो चुप है। किरण ने राज को झिंझोड़ा, राज बता ना, बलात्कार क्या होता है? मुझे नहीं पता, किसी तरह राज के मुंह से निकला। चल इंदू के पास चलते हैं। और उसकी मम्मी ने वापस जाने को कहा तो? राज ने शंका जताई। अरे उसकी मम्मी भी तो सरला के यहाँ होंगी, किरण ने समझाया। दोनों निकले। किरण ने अखबार रख लिया। जाकर इंदू और दिनेश को दिखाया तो वे भी टहल गए। इंदू ने किरण से बलात्कार का मतलब पूछा, मगर किरण भी कहाँ जानती थी। जानती तो सरला भी नहीं थी। जो भी हुआ बुरा था, बहुत बुरा। ये तो वे चारों समझ रहे थे। चारों बहुत दुखी थे। सरला उनसे 2-3 साल छोटी थी, पर उनकी अच्छी मित्र थी। बचपन से अभी तक वे सब साथ खेलते रहे थे। उन्हें काका की भी चिंता थी, मगर उन्हें कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। इसका अलग दुख था उन्हें। धीरे धीरे चारों के सवाल, दुख सब मिलकर आंसुओं के रूप में बाहर आने लगे। काफ़ी देर तक रोने के बाद जब मन हल्का हुआ तो पता चला सरला को एम्बुलेंस में लाए हैं। वे सरला से अंतिम विदा लेना चाहते थे, मगर बड़ों ने इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी। हाँ, इंदू के घर की खिड़की से छुपकर जितना देख सकते थे देखते रहे, रोते रहे। लंबे समय तक वे शोक में डूबे रहे। उनका मन कहीं नहीं लगता था। ये घटना रात दिन उनकी आंखों में बसी रहती थी। स्कूल भी जाते तो क्लास में उनका ध्यान नहीं होता। किताब खोलते तो अखबार की वही मनहूस खबर वाले अक्षर आंखों के आगे आ जाते। काका को देखने घर के बड़े लोग जाते रहते। महीना भर बीत गया था, पर काका कोमा से बाहर नहीं आए। ऐसा बड़ों की बातों से उन सबकी समझ में आया। कोमा का मतलब भी वे नहीं जानते थे। किरण ने साहस करके अम्मा से पूछा तो उन्होंने बताया, काका को चोट लगने के बाद से होश नहीं आया है। किरण का मन हुआ कि अम्मा से बलात्कार के बारे में भी पूछे, मगर उनका कठोर चेहरा देखकर हिम्मत ही नहीं हुई। बड़ों की बातों से ये भी पता चला कि पुलिस को बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। काका के होश में आने पर ही कुछ पता चल पाता, पर उन्हें भी तो होश नहीं आया था। पुलिस को भी उनके होश में आने का इंतज़ार था। घर का माहौल भी इतने दिनों से ठीक नहीं था। अम्मा बात बात पर डांटती टोकती रहती।
इंदु के घर में भी यही स्थिति थी। पूरी गली के घरों में लड़कियों के बाहर खेलने घूमने पर रोक लग गई। बस घर से स्कूल और स्कूल से घर। जरा भी देर हो जाए तो घर वाले ढूंढने लग जाते। बच्चे काका से मिलना चाहते मगर संभव नहीं दिखता था। एक दिन चारों ने योजना बनाई और स्कूल से लौटते हुए काका को देखने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के कंपाउंड के भीतर ही गणेश चाचा यानी इंदु के पापा मिल गए। वे चारों को भीतर ले गए। एक कमरे में पारदर्शी कांच की दीवारें थीं। वहीं से बच्चों ने काका को देखा। वे बेहोश थे और नाक में नलियां लगी थीं। भारी मन से चारों बाहर निकले। गणेश चाचा ने चारों को घर छोड़ा मगर घर लौटकर बिना बताए अस्पताल जाने के लिए चारों की जमकर पिटाई हुई। दिन बीत रहे थे मगर काका की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। सरला के हादसे के सदमे से बच्चे अभी उभर भी नहीं पाए थे कि होली के ठीक 2 दिन पहले काका के न रहने की बुरी खबर मिली। सारे बच्चे रो रो कर बेहाल थे। शाम को देर तक बच्चे किरण के आंगन में काका के लगाए गुलमोहर के पेड़ से लिपट कर रोते रहे और काका के होने के एहसास से मन को भरमाते रहे। इस साल गली के किसी भी बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया। इसके बाद के साल दुर्घटना की स्मृति को धीरे धीरे धुंधला करते रहे। बावजूद इसके सरला के घर के आगे से निकलते हुए उनकी निगाह उस ओर उठती और वहाँ स्थायी रूप से लटका ताला देखकर उनका मन उदास हो जाता। इसके अलावा कभी भी किसी के भी मन पर उस दिन का वो मनहूस दृश्य जो का त्यों उभर आता। कच्चे मन पर पक्के निशान अंकित हो गए थे जो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी हुई कहानी कच्चे मन पर पक्के निशान। उम्मीद है कहानी ने आपके मन को भी दुखित किया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।